अच्छा, अभी हम स्टार्ट करते हैं नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के बारे में। अच्छा, इसके मेन नोट्स लिखें, वहाँ से आपको पढ़ाता हूँ। नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, अच्छा इसको हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज़ भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक ब्रीथिंग डिसऑर्डर है। NRDS एक ब्रीथिंग डिसऑर्डर है जिसमें सर्फेक्टेंट जो होता है पल्मोनरी सर्फेक्टेंट जिसकी डेफिशिएंसी होती है। अब सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी की वजह से एल्वुलाई जो होता है कोलैप्स हो जाता है, तो बच्चे को ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होती है। सही है। इसका NRDS का कॉज यही है कि सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी की वजह से NRDS होता है। अच्छा, सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी क्यों होती है? प्री मैच्योरिटी, जिसे मैंने आपको समझाया कि सर्फेक्टेंट बनना 20 वीक में स्टार्ट होता है और 35 वीक में मतलब मैच्योर लेवल आ जाती है। सही है। उससे पहले अगर बच्चा डिलीवर हो जाए तो उसमें पूरी तरह सर्फेक्टेंट नहीं होता, तो उसमें जो होता है NRDS हो सकता है। प्री मैच्योरिटी एक काज है। दूसरा मैटरनल डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ कैसे करती है NRDS? मैटरनल डायबिटीज़ सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन को इनहिबिट करवाती है या ब्लॉक करवाती है, इस तरह आप कह सकते हैं। तीसरा सिजेरियन सेक्शन। अच्छा, सिजेरियन सेक्शन में क्या होता है, जैसे स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी हो, उसमें जो होता है माँ को स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस होने की वजह से कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज़ होते हैं जिससे सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस होता है। अब सिजेरियन सेक्शन हो गया तो उससे जो स्ट्रेस नहीं होता माँ को, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज़ नहीं होते, तो उससे सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस ही नहीं होता, तो उसकी वजह से भी NRDS हो सकता है। अच्छा, होता कि इस तरह है, सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी की वजह से एल्वियोलाई कोलैप्स होते हैं जिसकी वजह से हाइपोक्सिया और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाले साइंस आते हैं। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाले साइंस यही होते हैं, बच्चा टेकिपनिक होगा, नेज़ल फ्लेयरिंग होगी, ग्रंट करेगा बच्चा, इंटरकोस्टल सबकोस्टल रिट्रैक्शन मिलेगी, बच्चा साइनोज्ड मिलेगा, ऑक्सीजन सैचुरेशन ही कम मिलेगी हमें, तो इसको हम कहेंगे NRDS। डायग्नोस हम इस तरह करते हैं, जैसे अगर बच्चा पैदा ही ना हो और हम प्री मैच्योर में हम देखना चाहते हैं उसमें NRDS डेवलप होगा या नहीं, या फिर बच्चा जब मतलब माँ के पेट में है उस टाइम देखना चाहते हैं कि बच्चे को NRDS डेवलप होगा या नहीं, तो हम लेसिथिन और सेरेंगोमाइलिन का रेशो करवाते हैं। अच्छा, अगर लेसिथिन और सेरेंगोमाइलिन का रेशो मोर देन 2 आए तो वो नॉर्मल है, अगर लेस देन 1.5 आए तो उसमें NRDS का रिस्क होता है। अगर बच्चा पैदा हो गया उस पर हम NRDS कैसे डायग्नोस करेंगे? क्लिनिकल असेसमेंट में हो जाता है। अगर बच्चे के मतलब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाले साइंस हों, जैसे ये मैंने आपको समझाए, टेकिपनिक हो, नेज़ल फ्लेयरिंग हो, ग्रंट करे बच्चा, रिट्रैक्शन, हेड पॉपिंग, साइनोस हो, सैचुरेशन कम मिले, तो मतलब NRDS ही होता है मोस्ट कॉमनली। सही। दूसरा हम एक्सरे करवाते हैं जिसमें हमें ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस मिलती है। ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस क्या होता है? हेजीनेस मतलब मिलेगी हमें। दूसरा हम EPGs करवाएंगे, पल्स ऑक्सीमेट्री वगैरह करवाते हैं, पर हमें क्लिनिकल असेसमेंट में पता चल जाता है प्री मैच्योर बच्चा हो, मैटरनल डायबिटीज़ हो या सिजेरियन सेक्शन हो, तो उसके हिसाब से हम डायग्नोस कर लेते हैं। अच्छा, अब बच्चा आ गया हमारे पास, हम मैनेज किस तरह करेंगे? बिफ़ोर मतलब अगर हमें माँ को मतलब प्री मैच्योर डिलीवरी गायनी वाले करवा रहे हैं, तो उसको क्या करवाते हैं, उसको NRDS का जब रिस्क हो तो उसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंट्रामस्कुलर देते हैं, जैसे मैंने आपको डोज भी बता दिया। बेटामेथासोन 12 mg IMOD देते हैं 2 डोजेज़, और डेक्सामेथासोन 6 mg IMBD देते हैं 4 डोजेज़। सही है, ये देते हैं। अच्छा, आफ्टर बर्थ अगर बच्चा हमारे पास आ गया तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखेंगे। बच्चा नेज़ल प्रोंग पे चल रहा है, सैचुरेशन सही आ रही है, डिस्ट्रेस में नहीं है, तो नेज़ल प्रोंग पे, नहीं तो बबल CPAP या हाई फ्लो मतलब मैकेनिकल वेंटिलेशन पे भी रख सकते हैं। उसके बाद एक्सोजीनियस सर्फेक्टेंट हम देते हैं, थ्रू ET ट्यूब भी देते हैं, एक्सोजीनियस सर्फेक्टेंट देते हैं। और जब तक बच्चा हॉस्पिटलाइज है IV फ्लूइड पे रखते हैं और न्यूट्रिशनल सपोर्ट देते हैं, क्योंकि बच्चा जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में होता है तो उसको NPO रखना पड़ता है, तो हो सकता है एस्पायरेट ना कर ले इसकी वजह से NPO रखना पड़ता है, तो उसकी वजह से IV फ्लूइड और न्यूट्रिशनल सपोर्ट पे रखते हैं।
दूसरा, अगर बच्चे को फ़ीवर हो या फिर इन कोई इन्फेक्शन सस्पिशन में आए तो हम एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं। मोस्ट कॉमनली बच्चों में C4 एमिकासिन स्टार्ट करते हैं और वाइटल मॉनिटरिंग करते रहते हैं। HNTs प्रिवेंशन करते हैं। अब HNTs क्या होते हैं वो आपको आगे मैं पढ़ा लूँगा, ठीक है। अब हम बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। अच्छा, न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी होगी तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से अल्वेलाई कोलैप्स होंगे। अब अल्वेलाई कोलैप्स होंगे तो अब हम एक्सरे अगर करवाएंगे तो उस पर हमें ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस मिलेगी, मतलब हेजीनेस हमें मिलेगी। रिस्क फैक्टर प्री मैच्योरिटी में होता है, डायबिटीज़ में होता है और मैटरनल डायबिटीज़ में होता है और सिजेरियन सेक्शन में होता है। क्यों होता है मैंने आपको बता दिया। अच्छा, डायग्नोस हम मतलब प्रीनेटली हम स्क्रीनिंग करते हैं। डायग्नोस तो नहीं हो सकता, स्क्रीनिंग भी होता है। लेसिथिन सैरिंगोमाइलिन रेशो निकालते हैं। अगर मोर देन 2 हो तो मतलब नॉर्मल है। अगर लेस देन 1.5 आए तो मतलब NRDS का रिस्क है, हो सकता है। सही है। दूसरा ट्रीटमेंट इसका, अगर बिफोर बर्थ हमारे पास माँ आ रही है तो उसको मैटरनल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देंगे, बेटामेथासोन और डेक्सामेथासोन। अगर आफ्टर बर्थ आए तो एक्सोजीनियस हम सर्फेक्टेंट देंगे। ऑक्सीजन पे भी हम रखते हैं थेराप्यूटिक ऑक्सीजन ज़्यादा ऑक्सीजन हम देते हैं तो इसके भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं। इसको निमोनिक याद रखेंगे। रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज एंड ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया, ये इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस NRDS हो गया। उसके बाद हम एनाटॉमी पढ़ेंगे।